खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कर्नाटक में 2019 में ऐसा सियासी नाटक हुआ कि बिना चुनाव के सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या यह परिवर्तन कर्नाटक की सियासत को स्थायी कर पाया? ऐसा नहीं। तभी तो बीजेपी की सरकार होने के बाद भी बीजेपी को लग रहा है कि टक्कर जबरदस्त हो सकती है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी 15, गृह मंत्री अमित शाह 14 और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा 11 रैलियां कर चुके, क्योंकि वो जानते हैं कि दक्षिण का द्वार यही है और यही बीजेपी है जहां से विस्तार होगा। अगर यहां सिमट गए तो दक्षिण में बीजेपी क्षीण हो जाएगी। वहीं कांग्रेस को लग रहा है कि यहां हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है तो राज उन्हीं का है। और दूसरी उम्मीद यह भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती दिनों में से 21 दिन कर्नाटक में ही थे। अप्रैल के पहले सप्ताह में भी राहुल कर्नाटक ही जा रहे हैं। तो वहीं जेडीएस से कुमारस्वामी को लग रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में हो। इसलिए कांग्रेस से डी शिवकुमार कह रहे हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कुमारस्वामी कह रहे हैं कि जेडीएस चुनाव अकेले लड़ेगी। तो क्या इस बार का चुनाव त्रिशंकु भी हो सकता है? और क्या वर्तमान में आरक्षण और ओपीएस का मुद्दा कर्नाटक की सियासत को जातिगत बांटते हुए सरकार को चुनेगा? आज बात इसी मुद्दे पर की कर्नाटक का किंग कौन। Polling will take place on 10th of 5 and day of counting would be 13th of May. आपके आशीर्वाद बढ़ते ही जाते हैं। हमारे जीतने की संभावना पूरी है। जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डेप्यूटी मेयर जीत गए। बीजेपी 40% कमीशन सरकारा धमाकेदार वापसी का निर्धार कर्नाटका ने कर लिया। तो कर्नाटक का चुनाव राहुल गांधी की नजर के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की जीत का जश्न राहुल गांधी को फिर से स्थापित करेगा और हार भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगी। वहीं बीजेपी और जेडीएस के दक्षिण की सियासत भी यहां की हार जीत पर टिकी है। तो कर्नाटक में किंग कौन होगा, किंग मेकर कौन होगा और केंद्र की सियासत का आईना क्या होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता राकेश राठौड़ जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी। संदीप जी, शुरुआत आपके साथ सर। कर्नाटक में सियासी नाटक बहुत देखे और कई दफा देखे हैं। इस बार आपको लग रहा है कि सियासी नाटक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां जो भी मैंडेट होगा एक तरफा होगा, या आपको लग रहा है फिर से कर्नाटक उलझ रहा है? देखिए विजेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। मैं इसको सियासी नाटक नहीं कहूंगा, ये सियासी उठापटक कहूंगा, क्योंकि ये सियासी उठापटक हमें कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र में भी देखने को मिली, ये सियासी उठापटक हमें बिहार में भी देखने को मिली और कई राज्यों में इस तरीके की उठापटक हमें देखने को मिली। जैसा आपने कहा था कि बिना इलेक्शन हुए सरकार बदल गई, सरकार बन गई, तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से कुमारस्वामी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी, आपको पता है, और उसके बाद चीजें बदली और फिर बीजेपी की सरकार बन गई, येदियुरप्पा की सरकार बन गई। और येदियुरप्पा वही चेहरा है जिसने साउथ के अंदर बीजेपी को मजबूत किया था, कर्नाटक के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हुए थे, बीजेपी का संगठन खड़ा करने में कामयाब हुए थे। और इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता विजेंद्र जी, जिस तरीके से पीएम मोदी का चेहरा है, उनका व्यक्तित्व है और उन्होंने साउथ में फोकस किया हुआ है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कैसे भी साउथ में अपना परचम लहराना, क्योंकि राजनीति में चीजें बदलती हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिमाचल से बीजेपी चली गई, कांग्रेस आई, तो इसी तरीके से बीजेपी चाहती है कि हम लोग साउथ में भी मजबूत हो जाएं, क्योंकि कुछ चीजें हाथ से जा सकती हैं तो कुछ हम मजबूती से पकड़ भी लें। तो इस कड़ी में जेपी नड्डा जी का नाम आपने लिया, 11 बार वहां की विजिट कर सके हैं। इसी तरीके से जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, एक बड़ा चेहरा है, व्यक्तित्व उनका जबरदस्त है, बोलने के लिए जाना जाता है, जो विपक्ष है उसके ऊपर हमला करने के लिए उनको जाना जाता है।
तो ये लोग माहौल बनाने में कामयाब हुए मुझे लगता है, और जी। बीजेपी कड़ी टक्कर देगी, इतनी आसानी से बीजेपी ठीक है संदीप जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने येदियुरप्पा का जिक्र किया कि वो बीजेपी की ताकत है। यही येदियुरप्पा 2013 में अलग से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करते हुए 40 सीटों पर सिमटा कर रख दिया था। इस बार चलिए ठीक है, हो सकता है वो साथी हो। राखी राठौड़ जी, जरा बताइए, दक्षिण में यही राज्य है जहां बीजेपी है, और बीजेपी क्यों रहे, इसका जवाब क्या कर्नाटक के अंदर जनता जानती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव हो, चाहे पार्षद से लेकर के सांसद का चुनाव हो, हर चुनाव किसी भी स्टेट में चुनाव हो, वहां पर हम लोग पूरे दम के साथ में उस चुनाव को लड़ते हैं और पूरा ताकत उस पर लगाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, जहां पर, चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करूं जिनको छोटे स्टेट्स का नाम दिया जाता है कांग्रेस द्वारा, लेकिन हर स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ काम करती है। और इसीलिए कर्नाटक के अंदर भी, जैसा आपने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लगातार रैलियां शुरू कर दी हैं, और हम लगातार जब तक इलेक्शंस की डेट्स अब आज डिक्लेयर हो गई हैं 10 तारीख तक, हम लगातार इस काम को करेंगे और निश्चित तौर पे कर्नाटक के अंदर, जैसा आपने कहा रिवाज है, उसको चेंज करेंगे और निश्चित तौर पे कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी हाल ही में 4% मुस्लिम आरक्षण को आपने हटाकर बोकालिंगा और लिंगायत को दे दिया, दरअसल ये वो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए चुनाव से पहले ही वो ध्रुवीकरण कर दिया गया जो बीजेपी को वापस सत्ता में लाएगा। देखिए विजेंद्र जी, कहीं किसी भी राज्य के अंदर धार्मिक आधार पर कहीं पर भी आरक्षण नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती आई है वैसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है वो नहीं फॉलो करना चाहिए, और इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। और सबके मानकर चले मैम कि दिल्ली से भी इसको पास करा ही दिया जाएगा, क्योंकि अगर आरक्षण को आप विधानसभा में छेड़ेंगे तो आना तो दिल्ली ही पड़ेगा। देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि संविधान में जब प्रोविजन नहीं है तो ऐसे संविधान के खिलाफ कोई भी काम किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट तो सभी लोग खड़े होंगे, और निश्चित तौर पे दिल्ली भी जो राज्य के अंदर डिसीजंस हुए हैं उसको फेवर करेगी, और जो गलत है वो गलत है। आप लड़िए चुनाव। मैं तो कहती हूँ चुनाव की जो डिस्कशन है वो इस बात पे होना चाहिए कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में क्या क्या काम किए, वो काम के बूते पर हम तो अपनी लकीर को लंबा करने का विश्वास करते हैं। जो हमने डेवलपमेंट किया, आप देखिए कर्नाटक जो है वो FDI में नंबर 1 है, वहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। तो इस तरह से जब कर्नाटक लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसमें अभी भी देखा आपने कि हेलीकॉप्टर की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री वहां पे सफलता है, प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है, दोनों की। हम हमेशा कहते हैं कि जब तक डबल इंजन की सरकार होगी वहां पर से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका सहयोग, साथ में प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है, उनका जो सपोर्ट है, उसके साथ ही हमने कर्नाटक के अंदर लगातार प्रोग्रेस की। और इस तरह से करने के लिए ही, और इसीलिए पब्लिक जो है वो हम लोगों को सपोर्ट करी। देखो अल्टीमेटली चाहता क्या है आदमी चाहता है कि मजबूत और स्थिर सरकार मिले। अब मजबूत स्थिर सरकार कहां से मिल सकती है सबको मालूम है। आज मैं रंधावा जी की ट्वीट पढ़ रही थी, उसमें कुछ नीचे कुछ लोगों ने लिखा था कि बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता है, और ये बासी खड़ी हो चुकी है कांग्रेस, इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है कि सामने कोई ओपोनेंट जो है कांग्रेस की तरह आए। राहुल गांधी जी की आप बात करें, 54 सियासत अलग है, 54 सीटों में से अलग है, कर्नाटक की अलग सियासत। 54 सीटों में से 54 इलेक्शंस में से 50 इलेक्शंस पे हार गए इनके नेतृत्व में। राखी राठौड़ जी, आप भी जानते हैं कि इस वक्त आपकी सरकार है लेकिन बहुमत नहीं ला पाए थे, वो तो जेडीएस और कांग्रेस से टूट गए इसलिए बहुमत आ गया था। जो भी है वहां के लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें चाहिए थी ऐसी सरकार जिसका दिल्ली से राखी राठौड़ ये कहो कि हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं बिना जीते। आर तिवारी जी, आपको लग रहा है कर्नाटक इसलिए भी मजबूत है क्योंकि राहुल गांधी वहां 21 दिन बिता कर आए हैं, जनता को कम से कम समझा कर आ गए हैं कि कांग्रेस क्या चाहती है? कर्नाटक में कांग्रेस इसलिए आने वाली है विजेंद्र, पूरा देश जानता है कि बोम्मई की सरकार 40% कमीशन खोरी की सरकार, बोम्मई की सरकार डरी हुई, सहमी हुई, देश के प्रधानमंत्री की कंधे पर टिके हुए, देश के गृह मंत्री जी पे टिके हुए, देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधे पर टिके हुए। आप खुद ही कह रहे थे कि 15 बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, देश के नए चाणक्य शाह साहब और नड्डा साहब चुनाव से पहले कितनी रैलियां कर रहे हैं। अरे अभी राखी राठौड़ अभी 10 दिन पहले आपका एक विधायक के बेटे के घर पर 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा, और जब पूरा तलाशी ली गई तो आर तिवारी जी, मैंने सवाल ये किया, ये तो अच्छी बात है ना, अगर किसी पार्टी के नेता सुपर एक्टिव हैं तो उसे कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं। सर यही थी, आज जब चुनाव में क्या पूछा जा रहा था, आज जब चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो रही थी तो उसके पहले आज आपने उनके बेटे को गिरफ्तार किया। मैंने आपसे सवाल ये किया सर कि राहुल गांधी 21 दिन बिता कर आए हैं, क्या वहां हार जीत राहुल गांधी के इस भविष्य को तय करेगी जो लोकसभा से होता हुआ
निलंबित होते हुए देखो, एक 8 बात साल के वनवास की तरफ बढ़ रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं, वो राहुल गांधी इंदिरा गांधी का पोता है। जिस इंदिरा गांधी ने देश के लोगों से आह्वान किया था दक्षिण के भाग से कि मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, इसमें राहुल गांधी की उपलब्धि मेरी है बात तो पूरी तो सुन लो, मेरी बात सुन लो जी। इंदिरा जी ने कहा था मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा देश की बहबूदी के लिए काम में आएगा। राहुल गांधी देश में संसद में सदस्य रहे या नहीं रहे, लेकिन देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ में 4.5 महीने में जो 4000 किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने जो प्यार पाया। ठीक है सर, मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा कि जिस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में सैलाब उमड़ रहा था, जब उनकी सदस्यता जा रही है और जब प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्या आपको लग रहा है कि कर्नाटक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी 21 दिन बिता कर आए, अब राहुल गांधी रैली भी करने वाले हैं वहां पर, जबकि गुजरात में ज्यादा दिखाई नहीं दिए, हिमाचल में ज्यादा दिखाई नहीं दिए, इससे पहले के चुनाव में दिखाई नहीं दिए। वो कह रहे थे मैं सियासत नहीं करूंगा, मैं भारत भ्रमण करूंगा। तो उनको एहसास हो रहा है कि रैलियां जरूरी हैं, लीडर है तो लीडर जैसे दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कर्नाटक जो है कांग्रेस के लिए तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई है ही, क्योंकि आजकल तो हर चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी के लिए भी, क्योंकि साउथ में जितना बड़ा मिशन बीजेपी ने प्लान किया है 119 सीटों का, तमाम चीजों का, क्योंकि जो 2024 के लिए साउथ का द्वार और साउथ से अच्छे रिजल्ट आने प्रत्याशित जीत के लिए बहुत जरूरी है। जहां 303 का टारगेट है वो 100+ का टारगेट, इस बार 400 पार का टारगेट बीजेपी ने खुद के लिए रखा है। ऐसे में साउथ के रिजल्ट अच्छे होने चाहिए और उसकी शुरुआत कर्नाटक से होती है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल कांग्रेस से लेकर किया है, तो पहली बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी कांग्रेस को कितना मिलता है। दूसरा, जैसे अभी बता रहे थे लगातार कि बोमई को लेकर लिंगायतों में नाराजगी थी, जिसकी वजह से तमाम तरीके की रणनीति बीजेपी ने वहां बिछाई और उसमें कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए चौतरफा बीजेपी ने अपने, चाहे फिर रेड कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी हो या चाहे योजनाएं शुरू कर दी हो, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी 21 दिन रहे, उसका कितना इंपैक्ट है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस में हमेशा ये देखा गया है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, तो यहां पर जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा गए तो वहां पे दोनों को एकजुट करने की कोशिश की, जो लिहाजा दिख रहा है अंदरूनी और क्या कुछ है। और वहीं रणदीप सुरजेवाला को वहां बिठा रखा है कि कोई भी इशू हो तो तुरंत राहुल गांधी को बताया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से आते हैं, उनके लिए भी साथ की बात है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी कहते हैं ना, जैसे जेपी नड्डा हिमाचल गए तो वहां पे उन्होंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का नुकसान भी पार्टी को झेलना पड़ा, क्योंकि जो जेपी नड्डा से नाराज थे वहां पे वोट कहीं ना कहीं कटे हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वहां दौरे तो लगातार कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी करेंगे ओपीएस को लेकर, ओपीएस से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा बीजेपी कांग्रेस बनाने की कोशिश करेगी सिंपैथी का राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में हालात हैं, सदस्यता गई है, तमाम चीजें हैं, तो सिंपैथी कैसे क्रिएट की जाए। हालांकि कांग्रेस अगर दिल्ली के नेताओं की बात ना करें, दिल्ली के नेता तो अभी तक इतना ज्यादा वहां पर नहीं बैठे हैं, लेकिन वहां के लोकल लीडरशिप बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। उसका क्या परिणाम निकलता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव से पार्टी की फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है और पॉलिटिकल स्थिति भी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, क्योंकि अगर कर्नाटक में अच्छी स्थिति रहती है। हमारे साथ है संदीप चौधरी जी। देश में कहा जाता है कि योजनाएं बहुत पीछे छूट जाती हैं जब भावनाएं आगे आती हैं, और कांग्रेस शायद ही अब समझ भी चुकी है कि गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और ना जाने क्या क्या महंगा, लेकिन इसके दम पर सरकारें बन नहीं रही कांग्रेस की। तो क्या अब एक विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी राहुल गांधी के चेहरे के साथ कांग्रेस करेगी? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरीके से हमारी साथी अभी अदिति जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, तो मैं भी ये मानता हूं कि जो राहुल गांधी का मैटर है, जो उनकी सदस्यता जाने का मामला है, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपनी फील्डिंग लगाई हुई है, तो आप कर्नाटक के अंदर वो चीज नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने संगठन पर काम नहीं किया या कांग्रेस ने वहां के प्रभारी टाइम से नहीं बनाए या प्रभारी अच्छे नहीं बनाए। कांग्रेस ने पूरे तरीके से अपनी फील्डिंग वहां पर बिछाई हुई है, और कांग्रेस के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है जो कभी गांधी जी ने नारा दिया था, क्योंकि
कांग्रेस को अगर अप करना है, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में लगातार बीजेपी मजबूत होती चली गई और कांग्रेस कमजोर हुई है। इसी तरीके से साउथ की बात है, अगर कांग्रेस को बचना है तो कांग्रेस को साउथ में काम करना पड़ेगा मजबूती से, और इस बार ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि मेहनत किसी और के काम आ जाए और कुमारस्वामी जैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस सब चीजों को ध्यान में अच्छा, रखकर एक और सवाल का जवाब मुझे कम शब्दों में दीजिए सर, वक्त की कमी है, कि जो अभी आरक्षण में फेरबदल किया गया इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? ध्रुवीकरण कर पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल फायदे के लिए ही ये काम किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार ट्रायंगल होने की बजाय आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की हमें कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। आप ये कह रहे हैं जेडीएस दिखाई नहीं दे रही है? बिल्कुल उस लेवल पर जेडीएस नहीं रहने वाली है, क्योंकि वोट बैंक बंटने से पिछला नुकसान वो देख चुकी है। जो मान लिया बीजेपी को वोट नहीं करना चाहती थी, बीजेपी की सरकार नहीं बनाना चाहती थी, वो वोट बैंक बंट गया और बाद में उस चीज का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो मुझे लगता है इस बार जो वोट होगा वो सीधा कांग्रेस को। ठीक है, आर तिवारी जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में आपके जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन सबको अब हर एक चुनाव के साथ जुड़ना चाहिए और पूरी मेहनत लगानी चाहिए, क्योंकि स्थिति अब कांग्रेस के लिए करो और मरो वाली बन गई है? विजेंद्र, कांग्रेस आजादी से पहले और आजादी के बाद में सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ते, और अभी संदीप भाई कह रहे थे, अदिति भी कह रही थी कि वहां सिद्धारमैया और डी शिव कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी की जैसे कांग्रेस का विजय परचम फहराएंगे। कांग्रेस में आंतरिक विग्रह है ही नहीं। अरे सर, विपक्ष में जब बैठे होते हैं ना तो मोटरसाइकिल पे एक साथ भी बैठ के घूमा जाता है, राजस्थान में देखा है हमने। समझ रहे हैं? वो तो जब सत्ता हाथ में आती है जीत करके आए ना। सवाल है कि आज कांग्रेस कर्नाटक में नंबर 1 पर जीत रही है, वो इसलिए कि राहुल गांधी जी वहां पर जो 21 दिन रहे, वहां सब लोगों से मिले, एक दूसरे से गले मिले, उनसे मिले। आज राहुल गांधी देश के अंदर सबसे बड़ा चेहरा है और वो जहां जाते हैं लाखों आदमी आते हैं, क्योंकि देश में अगर विपक्ष का सबसे सच्चा कोई नेता है जो इस भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज प्रधानमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके सच्ची बात कहते हैं, वो है राहुल गांधी। आप चाहे उनको सदस्यता से निकाल दो, उनका मकान खाली करा दो, लेकिन तिवारी जी सच कहते तो सजा थोड़ी ना होती। अरे तो सच है ना सर? सवाल है कि कहा किसको? मोदी सब चोर होते हैं क्या? उन्होंने किसी मोदी जाति का लेने का? अब मैं कह रहा हूं ललित मोदी आप करते ना ओबीसी के हैं क्या? करते ना डिफाइन। अब कोर्ट को तो चैलेंज मत कीजिए कम से कम। अरे मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, सवाल है कि जो बात राहुल गांधी ने कही नहीं, उसकी बात की सजा दे दी आपने। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता, तो फिर मैं मानकर चलूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, सवाल है कि निर्वाचन में मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता हैं, तो लेकिन सबसे बड़े नेता हैं, ये अंतर अरे है। मैं कह रहा हूं तो फिर नड्डा जी तो दरवाजे पे, कल भी आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री आते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, और अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है प्रधानमंत्री से भी बड़ा, वो गेट पर आते हैं 500 मीटर लेने के लिए और सबसे पहले उनको दुपट्टा उड़ाते हैं। कौन सा है सर? है देश का संवैधानिक पद कौन सा है? उसकी कुछ तो मैं मर्यादाएं पार्टी कार्यालय में गए थे, वो किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं गए थे। क्या दोनों तरीके से काम किया जा रहा है? काम तो इसके लिए किया जा रहा है कि भाई बहुमत मिल जाए, और क्या इसके लिए भी काम किया जाता है जिसको बीजेपी का बी प्लान कहते हैं कि जहां बहुमत ना हो, बहुमत लाना कैसे, इसकी भी तैयारी शुरू हो जाती है? क्या उस पर भी काम है कर्नाटक में? देखिए विजेंद्र जी, अगर कोई हमारी विचारधारा से मिलना चाहता है तो हम निश्चित तौर पे उस काम को करेंगे, जैसा कि 2018 के इलेक्शंस नहीं मिलता मैम इलेक्शन से? देखिए 2018 के इलेक्शंस की मैं बात करूं, बार बार इस बात की चर्चा आई। हमारे पास 104 सीटें थी, कांग्रेस की 80 और जेडीएस की 37 सीट्स थी उस समय। उन्होंने क्या किया, जेडीएस ने और कांग्रेस ने मिलकर के एक ऐसा मुख्यमंत्री लाके खड़ा किया जिसकी पार्टी के पास 37 सीटें थी, यानी 224 सीटों में से सिर्फ 20% सीट जिसके पास है उसको मुख्यमंत्री पद दोगे तो जनता नकारेगी। और उसका रिजल्ट क्या रहा कि 15 जगह पे जब बाय इलेक्शन हुए तो 12 जगह पे बीजेपी जीती। ऐसे भी उदाहरण मत दीजिए मैम, आपका तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हार जाता है फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उत्तराखंड की बात करो ना, अब सोचिए जिसको जनता नकार दे उसको आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनिए। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाते हैं, आप फिर उन्हीं को बना देते हो। राहुल गांधी जी की अभी बात हो रही थी, जिनके नेतृत्व में 54 इलेक्शंस लड़े, जिसमें से 50 हार गए। इनको मुबारक हो अगर वहां पे कर्नाटक में जाके उनके नेतृत्व में सबसे बड़े अरे आप नड्डा जी की जैसे अपने हिमाचल को नहीं बचा पाओगी, कर्नाटक जा रही है, आप चाहे पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख ले जाओ, तब दोहराया जाता है जब कर्नाटक की जनता जानती है कि 40% कमीशन खोरी में जिसमें ठेकेदारों को आत्महत्या करनी पड़ती है,
मजबूत आखिरी नेतृत्व मोमेंट के पर साथ आप में, अपने मुसलमानों कौमों के का साथ में आर्थिक आधार फिर से पर जो कर्नाटक के आरक्षण अंदर मिला अपनी है सरकार उसको बनाएंगे। हिंदू मुसलमानों मैं कह रहा हूँ विजेंद्र, Constitutional कर्नाटक नहीं में है, अगर Constitutional 4% नहीं है। मुसलमानों का आरक्षण मिला वो जातिगत या धर्म के आधार पर नहीं मिला, वहां पर उनको आर्थिक स्थिति के कारण नहीं, मिला। धर्म के आधार पर लेकिन आप आप जानकारी पूरी लेके आए कीजिए। चुनाव, अरे मैं ये कह रहा हूँ ना मेरे बीच आपके में सामने, बोलेंगे, ये देखिए, वहाँ आप आर्थिक सुनिए, स्थिति आप पर हार रहे हो, उनको वो मिला बाहर है, दिखाइए, धार्मिक अपना आधार काम पर नहीं बताइए। मिला। लेकिन आपको तो वहां पर हिंदू और मुसलमान का खेल खेलना है। अरे सर, आर्थिक स्थिति आर्थिक आधार पर मिलेगा तो फिर हिंदू मुसलमान कहाँ हुआ? तो होता ही नहीं ना सर, ये फिर तो कह बाकी रहे भी हैं सब कि होते हैं। आर्थिक आधार पे नहीं मिलना फिर तो चाहिए। बाकी भी सब होते हैं ना वहाँ टीपू पे। सुल्तान और सावरकर जी, कहां से कहां पहुंच गए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राखी राठौड़ जी, आपका भी शुक्रिया। संदीप जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कर्नाटक ये दक्षिण का द्वार है, द्वार जो बीजेपी के लिए खुला, क्या उसके अंदर बीजेपी ही विराजमान रहेगी या बीजेपी के लिए द्वार को बंद कर एक बार फिर से कांग्रेस अपने दरवाजे देश के लिए खोल देगी? ये कर्नाटक का किंग 2024 के किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। नमस्कार।